नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण, बटन दबते ही मंदिर के शीर्ष पर फहराया ध्वज, मोदी हुए भावुक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा, हमास की तरह साजिश रच रहा था आतंकी मॉड्यूल, जिहादी फौज में शामिल करने के लिए होते थे 3 इम्तिहान। अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना में सीएम योगी हुए भावुक, बोले ये एक नए युग का प्रारंभ, भारतीयों की आस्था आत्मसम्मान का प्रतीक। बद्रीनाथ में शीतकाल के लिए आज बंद किए जाएंगे धाम के कपाट, फूलों से सजा मंदिर। अवैध रूप से भारत में रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, कोविड के दौरान किया था बॉर्डर क्रॉस। महर देवी और विंध्यवासिनी को बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसियां अलर्ट, अष्टभुजा कालकी खो की हुई सगंजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर अयोध्या से, जहां लंबे समय के इंतजार के बाद आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। राम मंदिर के शिखर पर आज भगवा ध्वज स्थापित किया गया। मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज का फहराया जाना केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्र भाव का एक महान उत्सव। अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवा ध्वज फहरा दिया और इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत भी वहां मौजूद रहे। 10 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा और तिकोने आकार में ध्वज पर सूर्य, ओम और कोयदार वृक्ष के चिन्ह बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा भावुक हुए प्रधानमंत्री। और रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत सप्तऋषि मंदिर से की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने 7 ऋषियों के मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर परिसर में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता शबरी को समर्पित है। हिंदू धर्म में सप्तऋषियों का विशेष महत्व माना गया है, जो वैदिक धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। शास्त्रों में जिन सप्त ऋषियों का जिक्र है, उनमें कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि और भारद्वाज ऋषि शामिल हैं। और अयोध्या में आज पीएम मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से कई हस्तियां और आम जनता शामिल हुई। इसके साथ ही अयोध्या को फूलों से सजाया गया और अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 500 सालों में साम्राज्य और पीढ़ियां बदल गई हैं। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण
उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। भागवत ने कहा कि आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है और आज अयोध्या में राम मंदिर के लिए अपनी जान देने वालों को शांति मिल रही होगी, क्योंकि मंदिर के ऊपर भगवा झंडा फहराने के साथ ही इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा हो गया है। जो ध्वज कभी अयोध्या में फहरता था, आज फिर से अपनी आंखों से फहराते देखा। इसी देखकर दिल खुश हो गया। हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे
कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज ये हमारे कृतार्थता का दिवस है और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। वो संकल्प हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात्। इस देश के जन्मे हुए अग्र जन्मना है, सबसे प्राचीन है, इसलिए बड़े भाई है। वो ऐसा जीवन जिए कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सर्व मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा, जीवन की विद्या भारतवासियों से सीखे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर में धर्म ध्वज फहरा दिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और पल की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय और आज राम भक्तों के दिल में असीम आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि
500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही राम लला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की
इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे, और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। और आगे बढ़ते हैं। खबर चंडीगढ़ से। कुरुक्षेत्र में मंगलवार को आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक भावनात्मक और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पावन पालकी सेवा निभाई और पंज प्यारों की अगुवाई में जो बोले सोनेहाल संत सत श्री अकाल के जय घोष के बीच संगत ने इस पवित्र क्षण का श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वागत किया।
और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक 14 वर्षीय छात्रा द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया। शाम सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले रिंकू कुमारी ने किराए के मकान में पंखे से लटक कर जान दे दी। छात्रा की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी रिंकू कुमारी के रूप में हुई है। वर्तमान में अपने परिवार के साथ धारूहेड़ा में रह रही थी। पारिवारिक आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और स्कूल फीस जमा न होने के कारण रिंकू की पढ़ाई कुछ समय पहले बंद करवा दी गई थी। पढ़ाई में होनहार रिंकू इसी बात से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसको लेकर उसने कदम उठाया। एक लड़की है जिसकी उम्र 14-15 साल है और नाम है रिंकू कुमारी। ये हाउसिंग बोर्ड 615 मकान में हाउसिंग बोर्ड में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से किराए पे और मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं। ये लड़की ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ती थी और 6 बहनें और एक भाई, टोटल 7 भाई बहन हैं। जो इसका माता पिता की कंडीशन कमज़ोर थी, पढ़ाई में ये ठीक थी, लेकिन स्कूल का बता रहे हैं फीस वगैरह ना इनसे पूरी पड़ रही थी, तो इन्होंने इसका स्कूल छुड़वा दिया था। स्कूल छुड़वाने के बाद से ही ये मानसिक रूप से डिप्रेशन में चल रही थी और उसी के चलते इन्होंने अपने किराए के मकान में कल शाम को 6:30 बजे के करीब छत पे जो पंखा होता है उसको अपने बेड पे चढ़ के फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भटिंडा कोर्ट ने हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनावत के खिलाफ दर्ज मानहानि के एक चर्चित मामले में आरोप तय कर दिए। ये मामला कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता बीबी महेंद्र कौर द्वारा दायर किया गया था। इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि कोर्ट ने कंगना रनावत को फिजिकल अपीयरेंस से अभी तक छूट नहीं दी है। कंगना रनावत ने कोर्ट में चल रहे इस मानहानि केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। हालांकि मुद्दई पक्ष शिकायतकर्ता ने इस छूट पर पुरजोर विरोध किया और कहा कि उन्हें छूट नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब कंगना रनावत के पेश हुए वकील की तरफ से 2 दिसंबर को इस मामले पर अपना जवाब दिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਸੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਛੋਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜੁਆਇੰਡਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੇ ਆਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਆਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। खबर रायपुर से। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और एसआईआर के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुग ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एसआईआर रायपुर संभाग की टोली बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक शुद्ध और मजबूत बनाया जा सकता है। एसआईआर में आप उसकी प्रक्रियाओं का पालन भी करोगे और एसआईआर का विरोध भी करोगे, मुझे समझ में नहीं आता। 2003 के बाद 22 वर्ष के बाद यह मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, क्या चाहती है कांग्रेस, समझ में नहीं आता। भाई मतदाता सूची में मतदाताओं का, जायज मतदाताओं का नाम तो होना चाहिए, उनका नाम भी होना चाहिए। जरा वे अपने नाम को विलोपित करने के लिए कर दें, ये तो मौलिक अधिकार है देश की जनता का, नागरिकता का प्रश्न है इसमें। वोटर शुद्धिकरण
लोकतंत्र के लिए अमृत है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। घुसपैठिया वोट, नकली वोट, मृत वोट, ये लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। एक दीमक की तरह है और हर 20 साल बाद SIR होता है। जयपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सौजन्य से मुलाकात की। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। इसमें रेल सुविधाओं का विस्तार, नए रेल प्रोजेक्ट्स की प्रगति, चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। और खबर कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने संत गुरु घासीदास जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने वार्ड क्रमांक 17 में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी कर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। सात 7 वोट है और ये 7 फॉर्म, मेरा नाम है, राशन कार्ड में नाम है और पुलिस के नाम है। 2023 में वोट। खबर कांकेर जिले के पंखाजूर से, थाना पंजीयन के कार्य में चल रही धीमी प्रक्रिया और तकनीकी अव्यवस्था के कारण क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। परलकोट क्षेत्र में हजारों किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए, जिसके चलते वे अपना धान उपज को बेचने से वंचित हो रहे हैं। पंखाजूर तहसील कार्यालय में 25 नवंबर को पंजीयन की अंतिम तिथि होने के ध्यान में रखते हुए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी नजर आई। आज जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो पंजीयन का जो आखिरी डेट है आज है ना 25 जो नवंबर जो है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भौतिक सत्यापन हो गया, ये सब बहुत सारे लंबित है, क्योंकि जो सैकड़ों जो किसान जो लोग हैं वो तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहे, सैकड़ों लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजीयन नहीं हो पा रहा है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों किसान जो पंजीयन नहीं होने से वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो यहाँ की जो व्यवस्था है, कहने की व्यवस्था सही ढंग से हो नहीं पाई, जिससे किसान जो है अपनी जो धान फसल जो बेच नहीं पाएंगे, पंजीयन नहीं करा पाए हैं। और भिंड जिले के अटेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहरोली गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट की इस घटना में गणेश भदौरिया और विवेक भदौरिया पर भरत राजपति के परिवार के सदस्यों को बुरे तरह पीटने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में मारपीट की क्रूरता साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने मामले की तत्काल कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के गणेश और विवेक भदौरिया पर मामला दर्ज कर लिया है। फिरोजाबाद जनपद न्यायालय परिसर में मंगलवार को एक महिला द्वारा अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। थाना मठसेना क्षेत्र के तहत जनपद न्यायालय परिसर में उत्तर मथुरा नगर निवासी महिला पूनम यादव ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। मामले में एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला पूनम यादव पत्नी अमित यादव द्वारा विगत 21 सितंबर को अपनी सास ससुर और पति के खिलाफ उत्पीड़न किए जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
सास, ससुर और पति को जेल भेज दिया है। क्या घटना हुई है सर? देखिए, पूनम यादव है, पति का नाम अमित, ये मथुरा नगर थाना क्षेत्र उत्तर की रहने वाली है। इसने अपने पति, सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ उचित धारा में अभियोग थाना उत्तर पर पंजीकृत कराया था, जिसमें इसके सास ससुर और पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसका पति अभी भी जेल में है तथा सास ससुर बाहर आ गए हैं जमानत पे। आज ये न्यायालय परिसर में मिट्टी का तेल लेके गई है और अपने ऊपर इसने मिट्टी का तेल उड़ेल लिया है, डाल लिया है। पूछताछ में इसने ये बात बताई है कि इसके सास ससुर जो जेल से छूट कर वापस आए हैं, प्रॉपर्टी बेचने की फिराक में है। इस बात से क्षुब्ध होकर इसने अपने ऊपर ये मिट्टी का तेल डाला है, ये घटनाक्रम किया है। और गोंडा जिले में बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ का काम कर रहे एक शिक्षा मित्र ने कथित तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। उनके आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान शिक्षा मित्र बीएलओ की मौत हो गई। बता दें कि जहर खाने वाले शिक्षा मित्र बीएलओ का नाम विपिन यादव है, जो जौनपुर के मलानी सराय खास के निवासी हैं। अस्पताल में भर्ती होते समय विपिन यादव ने परिजनों ने इस घटना के पीछे काम का दबाव एक प्रमुख कारण बताया। परिजनों का आरोप है कि विपिन यादव मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में दबाव से बहुत परेशान थे। और बांदा के बनियोटा स्थित श्री अयोध्यावासी वैश्य श्री राम मंदिर में पिछले 15 सालों से निरंतर चला आ रहा अनूठा श्री सीताराम विवाह महोत्सव फिर शुरू हो गया। 3 दिवसीय इस भव्य आयोजन में भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह को ठीक वैसे ही संपन्न कराया जाता है जैसे सामान्य हिंदू विवाह होते हैं। पूरी नगरी राममय हो गई है और श्री अयोध्यावासी वैश्य श्री राम मंदिर परिसर में आज से शुरू हुए श्री सीताराम विवाह महोत्सव का पहला दिन हल्दी, मेहंदी और संगीत का रहा। सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और माता जानकी को हल्दी लगाई। ये हमारा अयोध्यावासी मंदिर श्री राम मंदिर मिथिला हो गया है और सब जितने आए हैं, ये बारात आई है। राम बारात में यहाँ सब स्वागत होगा और स्वागत के बाद विधान से विवाह पैकेजी भी होंगी, सब लोग लाइव बजेंगे। ये कार्यक्रम कितने दिन का चलता है? 3 दिन का कार्यक्रम होता है। सालाना 3 दिन का कार्यक्रम विवाह करने के अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम होता है। पहले दिन मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम होता है, दूसरे दिन बारात और मतलब उनका विवाह होगा और कल सुबह 10 बजे भगवान का कलीवर किया जाएगा। कलीवर हम खड़े हैं इस समय श्री अयोध्यावासी मंदिर पर। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे आप महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं। ये महिलाएं भगवान श्री राम की बारात में शामिल होकर के बारात लेकर के आज यहाँ आई हैं और ये मिथिलापति के दरवाजे पर है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं सब नाचते गाते बड़ा उत्साह मनाते भगवान श्री राम की बारात। और पीछे अभी भगवान श्री राम भी आने वाले हैं, जहाँ भगवान श्री राम का यहाँ पर बैठाया जाएगा, द्वारचार होगा। और मिथिला की भूमिका में श्री कमलेश गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी मां सुनैना की भूमिका में यहाँ उपलब्ध है। अभी हम बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पार्वती गुप्ता है। बहन जी, किस तरह का कार्यक्रम है और कैसा है? आज ये अयोध्यावासी वैश्य समाज में का मंदिर है और आज राम जी की बारात लेकर हम लोग आए हैं और उन्हीं के साथ हम लोग नाचते गाते डीजे बजते बजाते के साथ पूरा माता का भ्रमण करते हुए आज हम आए हैं। अब हमारा द्वारचार हो रहा है। द्वारचार के बाद हमारे स्वागत होने के बाद हम अंदर जाएंगे, उनका टीका होगा और बड़े बढ़िया भजन गाएंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं माता जी हैं, माँ सुनैना के रूप में। तो क्या नाम है आपका? सुशीला जी। सुशीला जी, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम किए जाते हैं आपके द्वारा?
यानी एक जिस तरह बेटी की शादी होती है उसी तरह पूरा होता है। और खबर हमीरपुर से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं का बोलबाला दिखा। कार्यक्रम में लोग परेशान होते रहे, वहीं सीडीओ अरुण कुमार सिंह स्टेज पर मस्त आराम फरमाते रहे। सीडीओ अरुण कुमार सिंह की लच्चर व्यवस्था के चलते कार्यक्रम का रंग फीका पड़ गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम में फैली अव्यवस्थाओं के वीडियो बनाकर वायरल किए। वायरल वीडियो में कहीं चिप्स के पैकेट के लिए छीना झपटी करते लोग नजर आए, बच्चे तो कहीं चाय के बर्तन में पकौड़ी पड़ी नजर आई। मामला हमीरपुर जनपद के राड कस्बे में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का है। पकौड़ी है। और खबर सोनभद्र से, जहां उरमौरा स्थित डाइट परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मौजूद रहे। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। समाज कल्याण राज्य मंत्री ने बताया कि गरीब बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा, ये बात कही। और हमीरपुर जिले के कुसमरा गांव का युवक फौज में नायक के पद पर तैनात गोविंद यादव जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। मंगलवार को जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया। सोमवार को सारा दिन बलिदानी जवान के घर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का जमावड़ा लगा रहा। जवान शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग वीर शहीद के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे और कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव का एक लाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। नायक के पद पर तैनात गोविंद यादव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोविंद यादव ये 2013 में RR बटालियन में तैनात हुए थे, क्योंकि वहाँ पे पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में काला चौक में थे। ये 2013 से काफ़ी दिनों से वहीं पर ड्यूटी से तैनात थे। मुठभेड़ के दौरान उनके गोली लगने से ये शहीद हो गए। तो वहाँ पे यूनिट के द्वारा हमको सूचना दी गई कि मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, एक बच्ची और माता पिता को। और खबर बागपत से, जहां जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मितली गांव का रहने वाला पिंटू 3 वर्ष से बागपत जिला कारागार में दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था। वह शौच के लिए गया, वहीं जमीन पर गिर गया। जब जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो पाएगा कि आखिर कैदी पिंटू की मौत कैसे हुई। बंदी हमारे यहाँ था पिंटू उर्फ प्रेमपाल, पिताजी का नाम महेंद्र था इसके, और ग्राम मितली थाना बागपत का रहने वाला था। ये हमारे यहाँ पॉक्सो एक्ट में ये 18 सितंबर 23 को आया था। बंदी की उम्र लगभग 42 वर्ष थी और थोड़ा सा ये वीक था शरीर से, लेकिन सामान्य दिनचर्या इसकी चल रही थी। कोई ऐसा ट्रीटमेंट विशेष नहीं हुआ इनका। और पिछली रात में करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मेरा लौंडा रात वहाँ से जेल में से यहाँ आया, कहा उसका हार्ट अटैक हो गया। 1 बजे मुझे फोन गया, किसी का इसमें नंबर है। मैंने कही भैया कहाँ से बोल रहे हैं? माता जी तुम पिंटू की मम्मी बोल रही हो? का मन की हाँ बेटे।
मैंने कही भैया क्या बात हो गई, उन्हें माता जी होश में आके मुझे नींद तो आ गई नहीं उनकी। तो चंदौली जिले के चर्चित दवा व्यवसायी रोहितास पाल की सनसनीखेज हत्या के मामले में मुगलसराय पुलिस और एसओजी स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने इस हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त भानु जायसवाल सहित कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हालांकि हत्या को अंजाम देने वाले शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस के अनुसार रोहितास पाल की हत्या का कारण गहरा जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मऊ जिले के कोपागंज थाने में तैनात कस्बा इंचार्ज अनिकेत सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में खुद बिना हेलमेट पहने बाइक चालक घूमकर आम जनता का चालान काट रहे हैं। ऐसे कई वाहन का ना हेलमेट में चालान काटा गया तो कुछ जनता ने उन दरोगा और पुलिसकर्मियों का पीछा करके बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए उनकी फोटो खींच ली और तस्वीरों को वायरल किया। इस समय यातायात महीने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों का चालान काटने वाले पुलिसकर्मी जब खुद ही इस तरह से कानून अपने हाथ में लेंगे तो आम जनता क्या करेगी। खबर पीलीभीत से, जहां जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रसादपुर गांव में एक सड़क हादसा हुआ। इस घटना में ब्लॉक प्रमुख की स्कॉर्पियो की टक्कर से एक ग्रामीण की मौत हो गई। रामपुरा फकीरे गांव निवासी श्रीकृष्ण अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे। प्रसादपुर गौशाला के पास पहुंचते उनकी स्कूटी को ब्लॉक प्रमुख के लिखी स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रीकृष्ण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उनकी हादसे के तुरंत बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिससे सड़क यातायात बाधित हुआ। स्थानीय लोगों ने अनुसार घटनास्थल के पास पॉपुलर के पत्तों में आग लगाई गई थी, जिससे सड़क पर धुआं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल कड़ी कार्रवाई की मांग गांव वाले कर रहे हैं। खबर बांदा से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं, मामूली विवाद पर भी दबंग जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील से देखने को मिला, जहां कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने अपने असला और लाठी डंडे लेकर पीड़ित परिवार की जमकर पिटाई की। पिटाई से बुजुर्ग दंपति गंभीर रूप से घायल हुआ। पड़ोसियों ने आनन फानन बुजुर्ग दंपति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस हरकत में आई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना बबेरू के कस्बा के अंतर्गत 2 पक्षों में घर के पीछे कूड़ा फेंकने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष को चोटें आई थी। तत्समय कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई थी। बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के उपरांत गंभीर धाराओं की वृद्धि कर दी गई है। दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दिनांक 14/10/2025 को मेरे माता पिता को संजय सिंह, अभिलाष सिंह, अरुण सिंह और भोला सिंह, इन लोगों ने बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया था। अपने लाइसेंसी असलाहों के साथ, गाड़ियों के साथ, पूरे बल के साथ ये लोग आए थे और घर में ही घुसकर मेरे मम्मी पापा को मारा। मम्मी के कपड़े भी फाड़े और नाले में फेंक गए थे मम्मी को, और पापा के जेब से 25,000 रुपये और मोबाइल उनका ले गए थे। और पुलिस अभी तक 2 लोगों को ही पकड़ रही है। 2 लोग। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 मोटरसाइकिल, 3 नाजायज चाकू बरामद किए हैं। कार्रवाई 24 नवंबर 2025 को सेक्टर चाई 4 के पास जंगल की झाड़ियों में छापेमारी के दौरान की गई। ये गैंग लंबे समय से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सक्रिय था। थाना बीटा 2 पुलिस जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक अंतर जनपदीय वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से निशानदेही पे 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इन 6 व्यक्तियों में राहुल और रोहित, जो थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, सुमित शामली का, संदेश खुर्जा बुलंदशहर का, सचिन कुंडा प्रतापगढ़ का और अर्जुन अलीगढ़ का रहने वाला है।
ये सभी मिलकर बाइकों की चोरी करते थे और उन्हें जैसे खरीदार मिलते थे बेचकर अवैध धन अर्जित करते थे। और सोनभद्र में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ये आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य आशुतोष दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया रही। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसआईआर की प्रक्रिया और उसकी समय सीमा पर चर्चा की। देखिए, आज जो है हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिलों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें जो है हम जनपद सोनभद्र से यह मांग करते हैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि जो मौजूदा स्थिति सोनभद्र की है, अगर भौगोलिक स्थिति आप देखें तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, जाने आने के साधन भी बहुत दूर हैं। तो उन स्थितियों में जहाँ तक गवर्नमेंट ने इसको निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रक्रिया को खत्म करना है 4 तारीख को, तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि शायद ये बहुत जल्दबाजी होगी। और अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी चीज़ें सामने आई हैं कि तमाम बेल्लों करीब 19-20 बेल्लों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली प्रेशर में होकर। तो प्रेशर में होकर कोई काम देखिए होता नहीं है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया का एक समय होता है। तो जो टाइम ड्यूरेशन है इसको लेके हमें चाहते हैं कि इस पर जिला प्रशासन के लोग और सरकार जो इस पर ध्यान दे और इसका जो है डेट निर्धारित अवधि बढ़ाए, ताकि हर व्यक्ति का जो है ये काम हो सके। खबर अमरोहा से, जहां फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अनोखा सलाम। अमरोहा के कलाकार ने कोयले से बनाया शानदार पोर्ट्रेट। अमरोहा में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन ने हर किसी को भावुक कर दिया। इस कड़ी में अमरोहा के रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार ज़ुहैब खान ने अपने खास अंदाज में लेजेंड एक्टर को श्रद्धांजलि दी। ज़ुहैब खान ने कोयले से दीवार पर धर्मेंद्र का बेहद खूबसूरत और जीवन चित्र बनाकर उन्हें नमन किया। एक बहुत दुखद खबर मिली कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उस संबंध में मैंने एक 4 फुट का कोयले से चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्हें अलविदा कहा है। ये मेरी कला के माध्यम से उस कलाकार को श्रद्धांजलि है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अमूल्य योगदान दिया। मैं आज उन्हें याद करते हुए ये चित्र उन्हें समर्पित करता हूँ। और खबर बिल्लौर से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर, भाजपा कानपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान और मुख्य अतिथि के रूप में कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक शामिल रहे। रन फॉर यूनिटी की शुरुआत सुंदर कोल्ड स्टोर से हुई, जो बिल्लौर ब्लॉक कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको हमारे देश की सरकार की ओर से भारत रत्न मिला है, लौह पुरुष के नाम से उनको देश जानता है। तो 150 वर्ष उनकी जयंती 150वीं लोग मना रहे हैं। तो देश भर में तमाम सारे कार्यक्रमों के निमित्त में आज यहाँ के ऊपर भी एक पदयात्रा निकली थी। उनके बारे में बताने हेतु यहाँ जनसभा का भी आयोजन हुआ था। हमारे इस देश की एकता और अखंडता के लिए एकता मार्च जिस तरह से पूरे देश में हर प्रदेश विधानसभा के अंदर संचालित किया जा रहा है, निश्चित रूप से भारत हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एकत्रित होगा, अखंडित होगा और साथ ही साथ एसआईआर के अभियान के माध्यम से एक से अधिक वोट जिनके थे या फर्जी मतदाता जो हमारे देश के अंदर थे, उन सब की छटनी हो जाएगी। शुद्धिकरण कहते हैं इसको। खबर फिरोजाबाद से, जहां कोटला चुंगी पर मंगल बाजार के स्थानांतरण की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। प्रशासन ने संगठन को 15 दिन के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। उनका आरोप था कि कोटला चुंगी पर लगने वाले इस बाजार में अक्सर जाम की स्थिति बनती है और अव्यवस्था फैलती है। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा काफी दिनों से ये मांग की जा रही है कि यहाँ पे लगने वाले मंगल बाजार को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे यहाँ पे लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाया जा सके। तो इस बिंदु पर यहाँ पे इन्हीं के द्वारा सुझाए गए 2-3 स्थानों पर इसका निरीक्षण किया गया है और उस पर उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग कहीं न कहीं अच्छा स्थान ढूंढकर इस बाजार को स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे।
खबर गाजीपुर से, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे अज्ञात महिला का शव मिला। बरेसर थाना क्षेत्र के कुरथौरा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर महिला का शव मिला और महिला की किसी गाड़ी से कुचलने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने महिला का शव पड़ा देखकर पुलिस को मामले की सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पूर्वांचल के सहायक सुरक्षा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार शुक्ला व एसओ श्री गजानंद साहब द्वारा ये सूचना मिला कि 316 पर एक महिला अज्ञात जो है एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट पर मौके पर आए, देखा जा रहा है कि महिला जो है मृत्यु हो गई है। उम्र लगभग कितनी है सर? उम्र है लगभग 40 वर्ष। नाम पता अज्ञात है। थाना बलेसर को आवश्यक कार्रवाई है, थाना बलेसर के कर्मचारी आए हुए हैं। और जालौन से, जहां एसपी जालौन की पुलिस को प्रेरणा देने वाली तस्वीर सामने आई। एसपी ऑफिस फरियादी लेकर आई बुजुर्ग दिव्यांग महिला को भोजन कराकर सुनी गई फरियाद। कुर्सी छोड़ खुद ऑफिस से बाहर निकल आए एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने जेब से पैसे देकर आर्थिक मदद की। महिला की समस्या के तत्काल निस्तारण और थाने और आए फरियादियों को सम्मान देने के थानाध्यक्षों को दिए सख्त निर्देश। कहते हैं कि इंसानियत जब काम आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के आदि दुख बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरे की, जहां पर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने एक इंसानियत भरा पैगाम जो अपने पुलिस से महकमे को दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रेरणा जरूर लेना चाहिए। उन्होंने एक दिव्यांग महिला की फरियाद को सुनने के लिए अपने सीट छोड़कर बाहर जाकर सबसे पहले उस महिला फरियाद सुनी, उसके बाद उनको भोजन कराया और उसके बाद तफसील से वो अपने सारे पुलिस अधीनस्थ लोगों को आदेश दिया है कि इस तरीके के कभी भी कोई अगर कोई महिला आती है, कोई फलाना आती है, तो उस पर मदद करना चाहिए। देखिए, इस वक्त हम पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने लोगों को संदेश दिया है और जो बताया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा उनके काम में जरूर आएगी। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के लोग यहाँ पर जो आते हैं, सबसे पहली फरियाद अगर सुनी जाती है तो महिला की यहाँ पर सुनी जाती है। और महिलाओं को लेकर जितना सजग हमारे पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार जालौन हैं, उन्होंने साफ तौर से लोगों से कहा है कि जिस तरीके से दिव्यांग हैं, परेशान लोग हैं, इनकी सबसे पहले समस्या सुनी जाए। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर कितना इनके आदेशों का पालन किया जाता है, कब इनके आदेशों का पालन का निस्तारण होता है, किस तरीके से महिलाओं का प्रयास सुना जाता है। बहरहाल ये जो कार्य हुआ है, एक सराहनीय कार्य जिले के सामने निकल कर आया है, जिसको यहाँ पर लोग भूरी भूरी तारीफ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का